हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप आप इकोनॉमिक सीरीज़ का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, इन सीरीज़ को करने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि आपकी प्रिपरेशन में एक हेल्पिंग हैंड हो सके एक। ठीक है, अगर कोई मदद करता है इस प्रकार तो आप रिवीजन, इसको एक रिवीजन सीरीज़ के तौर पे ले सकते हैं। खुद तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे और एक क्विक रिवीजन हो जाता है जब कोई पढ़ाता है। तो आज हम वही इन्फ्लेशन चैप्टर के कंटिन्यूएशन में ही चल रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट उसमें टॉपिक्स बचे थे वो आज कवर कर लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आ रहा है वर्ड, एक टर्म आ रहा है जीडीपी डिफ्लेटर। नाम से ही जान रहे हैं, जीडीपी सबको पता है क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। डिफ्लेटर एक होता है कि इसमें जानेंगे क्योंकि विशेष टर्म्स है ना, इनको इकोनॉमिक्स की ही भाषा में जाना उचित होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। इट इज़ अ रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ कंट्री प्रोड्यूसेस डोमेस्टिकली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर at current prices to the value of the to that of the value of the final goods and services that a country produces domestically during a particular area at constant prices. It is also referred to as the implicit price deflator. समझ गए? If the GDP deflator is greater than 1, it implies a rise in price यानी इन्फ्लेशन हो गया levels compared to the base year. देखिए इसमें एक तरह से क्या कंपैरिजन है कि प्रेजेंट मान लीजिए ईयर चल रहा है 2024, तो उसका जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी उसका जो मतलब एक तरह से रेशियो के फॉर्म में होता है, तो रेशियो के फॉर्म में ही बता रहे हैं कि इस साल का और पिछले साल का 2023 का उसका लेते हैं रेशियो कि जो पूरी कंट्री में, जैसे हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो पूरी कंट्री में कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक तरह से करंट प्राइसेस का मतलब होता है जो चल रहा होता है ना, जो समय चल रहा होता है उसके लिए बात कर रहे हैं, उसकी वैल्यू का रेशियो। ठीक है, फाइन। अगर इसमें देखिए बता रहे हैं तो उसी को प्राइस डिफ्लेटर भी, इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर कहा जाता है। अगर जीडीपी मतलब डिफ्लेटर को ही इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर भी कहा जाता है। और ये अगर एक से ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, तो उसका मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन हुआ है। ठीक है, और किससे कंपेयर करते हैं? बेस ईयर, जो भी बेस ईयर होता है उससे कंपेयर कर लेते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर इज सीन एज अ कंप्रिहेंसिव इंडिकेटर मेजर ऑफ इन्फ्लेशन बिकॉज एज अगेंस्ट द डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, समझ रहे हैं ना, होल सेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, विच हैज़ अ लिमिटेड बास्केट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गुड्स एंड सर्विसेज। द जीडीपी डिफ्लेटर कवर्स ऑल द फाइनल गुड्स, ठीक है, एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड domestically within the economy. However, the GDP deflator is not often used in short term for making policy decisions because the data is available after a substantial time lag. थोड़ा सा टाइम इसमें लगता है, इसीलिए ज़्यादातर इस डेटा को इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब देखिए तीनों में डिफरेंस समझ लीजिए, WPI क्या है, CPI क्या है और GDP डिफ्लेटर क्या है। ठीक है, अब जान लेते हैं WPI में क्या बता रहे हैं। मेजर्स इन्फ्लेशन एट होलसेल लेवल। ठीक है, होलसेल इसका इंडेक्स का ही नाम है, तो होलसेल से ही उसको मतलब मेजर कर रहे हैं इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन इज हिंदी में मुद्रास्फीति। ओके, CPI में क्या हो रहा है? मेजर्स इन्फ्लेशन एट द रिटेल लेवल। और GDP डिफ्लेटर में क्या हो रहा है? मेजर्स इन्फ्लेशन एट द लेवल ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी। ठीक है, ओवरऑल इकोनॉमी में क्या हुआ उसको मेजर कर लेता है। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है इसमें, WPI में इंक्लूड्स अ रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द गुड्स इन द इंडियन होलसेल मार्केट। यहाँ पे होलसेल वर्ड थोड़ा सा याद करने वाला है। ठीक है, CPI में क्या बता रहे हैं? इंक्लूड्स अ रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर का है तो कितना कंज्यूम हुआ वो हो गया। GDP डिफ्लेटर में क्या बता रहे हैं? इंक्लूड्स ओनली डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि एक किसी कंट्री में जो पूरा प्रोडक्शन और मतलब पूरा जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उसके बारे में। अब देखिए WPI में क्या हो रहा है? कवर्स ओनली गुड्स। ठीक है, केवल गुड्स की बात होगी वहाँ पे। CPI में क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आ जाती हैं, विच आर कंज्यूम्ड बाय द कस्टमर इन द रिप्रेजेंटेटिव बास्केट। अब इसमें क्या है? GDP डिफ्लेटर में क्या है? मेजर्स ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, पूरा का पूरा। ठीक है, अब इसका देखिए WPI में और क्या बता रहे हैं? पब्लिश्ड बाय द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसको पब्लिश करता है।
आप देखिए सीपीआई को पब्लिश्ड बाय सीएसओ यानी सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस, ठीक है। और ये जीडीपी डिफ्लेटर को पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। WPI में क्या है, रिलीज एवरी मंथ, CPI भी रिलीज एवरी मंथ, दोनों इसमें सेम है, हर मंथ इसका होता है। और इसमें जीडीपी डिफ्लेटर में क्या है, अवेलेबल ओनली ऑन क्वार्टरली बेसिस व्हेन जीडीपी फिगर्स आर अवेलेबल। क्वार्टरली का मतलब समझ ही रहे क्या होगा मतलब क्वार्टरली हाँ मेरे ख्याल से होगा हर तीसरे महीने ना, ठीक है। हर एवरी मतलब जैसे मान लीजिए जनवरी में किया उन्होंने सपोज डैट, तो फिर कब होगा, अप्रैल में होगा, फिर 3 महीने बाद होगा। ओके फाइन, मुझे जुकाम भी हो रहा लग रहा है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन जान लेते हैं, क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। तो ऑन परचेजिंग पावर, कल मैंने बताया ही था कि इन्फ्लेशन होता है तो आपकी परचेजिंग पावर घटती है, ठीक है, वही बता रहे हैं। इन्फ्लेशन लीड्स टू अ फॉल इन द परचेजिंग पावर ऑफ पर यूनिट ऑफ मनी, वही बता दिया। इट इम्प्लाइज दैट पीपुल स्पेंड more money to purchase the same quantity of commodities या goods that they purchase earlier at lower price, ठीक है। on savings में क्या फ़र्क पड़ता है देख लेते हैं। in the short run inflation increases the rate of savings in an economy. This is because as the value of money falls, household begin to deposit it in banks in the hope of drawing interest from the money, ठीक है। on the rate of interest में क्या होता है, as illustrated above, the rate of savings falls, the availability of money in the banks declines and credit becomes costlier. Consequently, the banks raise the rate of interest to match the demand. On lending में क्या फ़र्क होता है, जब उधार देते हैं तो in short term with mild inflation the rate of savings in the economy is high, thus the credit available with banks for lending is also high हो जाता है. Simultaneously the demand for credit from lending institution is also high. This ensures that the rate of interest is lower. However, as inflation rates continue to rise in the medium and long run, banks are forced to revise their lending rate. This is because of the several factors. Okay, fine. On investment में क्या फ़र्क पड़ता है, in short run the inflation increases the aggregate demand for the goods and services. This encourages the greater production and entrepreneurs invest in their business further to expand the level of production, ठीक है। इसमें बढ़ोतरी होती है, इसमें प्रोडक्शन के लेवल पे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। ऑन द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई में क्या होता है, मतलब पूरा जब ले लेते हैं डिमांड एंड सप्लाई का, ठीक है। तो माइल्ड इन्फ्लेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड ऑफ फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। हाउएवर एज इन्फ्लेशन राइजेस कॉस्ट फॉर रॉ मटेरियल्स इंक्रीज द लेवल ऑफ एग्रीगेट सप्लाई सी अ डाउनफॉल। यानी कि इसमें बता रहे जब माइल्ड इन्फ्लेशन चलता है तो इंक्रीज होता है डिमांड, लेकिन वही जब इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है, ठीक है, तो फिर कॉस्ट मटेरियल जो होता है, रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, तो फिर सप्लाई उसके हिसाब से फिर डाउनफॉल देखता है सप्लाई के मामले में, ठीक है। ऑन एम्प्लॉयमेंट में क्या फ़र्क पड़ता है, इन शॉर्ट रन माइल्ड इन्फ्लेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द aggregate demand for goods and services. This encourages the greater production, creates greater employment opportunities and increases workers wages. In the medium and long run, as the rate of inflation continues to rise and purchasing power of money keeps eroding further, the workers start demanding higher wages. Simultaneously, the investment in business falls due to the rising cost of credit. As a result, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज इफेक्टेड। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इफेक्ट होता है। ऑन द सैलरीड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी जिनको सैलरी मिलती है उनके लिए क्या चेंजेस होते हैं। एज डिस्कस अर्लियर, इन्फ्लेशन लीड्स टू फॉल इन द परचेजिंग पावर ऑफ द, ठीक है, परचेजिंग पावर ऑफ द per unit of money. When there is a rise in the general price level of goods and services, then each unit of a currency will buy lesser units of goods and services. This has a negative impact on standard of living of the people. To neutralize this kind of negative impact, the government employees in India are provided with the dearness allowance twice a year. इनको मिलता है DA जिसे बोलते हैं शॉर्ट में। ऑन फिक्स्ड इनकम ग्रुप में क्या होता है, इट इंक्लूड्स पेंशनर्स एंड स्टूडेंट्स रिसीविंग स्कॉलरशिप. दिस सेक्शन ऑफ सोसाइटी सर्व्स
सीवियरली ड्यू टू इन्फ्लेशन। इनका तो फिक्स रहता है, ठीक है, तो ये अच्छे से सफ़र करते हैं। फिर ऑन सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस, तो क्या उन पे असर पड़ता है? एज अ कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कंटिन्यूज टू राइज एंड इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट डैम्पन्स द इन द कंट्री प्राइस राइज हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन दिस सेक्शन। नेगेटिव ही इम्पैक्ट पड़ता है। अब इम्पोर्ट्स पे जान लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है इन्फ्लेशन का। एज द वैल्यू ऑफ द करेंसी फॉल्स ड्यू टू इन्फ्लेशन, इम्पोर्ट बिकम्स कॉस्टली। इम्पोर्ट इसमें कॉस्टली हो जाता है। दिस इज बिकॉज we are now required to pay more domestic currency to import the same quantity of goods and services. On exports पे क्या फ़र्क पड़ता है? In general, exports benefit from the inflation, ठीक है, and the volume of export increases. This is because the value of currency falls and more goods can be purchased by international buyers while spending the same amount of money, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या फ़र्क पड़ता है? इन शॉर्ट, इट अपीयर्स that the inflation has a favorable impact on the balance of trade of a country as the volume of exports rise and that of imports falls. However, on closer analysis, it appears that the relationship between inflation and trade balance of a country is not simple as it appears. ठीक है, इतना सिंपल नहीं होता है जितना दिखाई देता है। अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज आर द वर्स्ट हिट ड्यू टू इन्फ्लेशन, यानी कि जो कंट्रीज अभी डेवलप कर रही हैं और जो अभी अंडर डेवलप्ड हैं उनको इन्फ्लेशन बुरी तरीके से प्रभावित करता है। ऑन क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, इनके क्या फ़र्क पड़ता है? डेटर्स बेनिफिट एज द वैल्यू ऑफ द मनी फॉल्स वाइल द क्रेडिटर्स सफ़र। इसमें होता है डेटर्स हैड बोरोड व्हेन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी वाज हाई एंड नाउ रीपे द लोन्स व्हेन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज लो ड्यू टू राइजिंग प्राइसेस। टैक्स पेयर्स पे क्या प्रभाव पड़ता है? टैक्स पेयर्स ऑफ अ कंट्री आर एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू इन्फ्लेशन। इनको भी एक तरह से विपरीत तौर पे ही फ़र्क पड़ता है, एक तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट ही पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है। दिस इज बिकॉज बोथ डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज with a rise in the rate of inflation. Due to inflation, government employees are provided with a dearness allowance मिलता है, allowances मिलते हैं। DA उनको 2 बार मिलता है साल में, ठीक है। This increases their income. Higher income implies that their gross income now falls within the higher slabs of the income tax bracket. Thus, they are required to pay higher direct taxes. ठीक है, समझ गए? अब देखिए इसमें एक वर्ड आ रहा है इन्फ्लेशन टैक्स। क्या होता है? इट इज़ अंडरस्टूड एज अ एडवर्स इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन पीपल हु होल्ड करेंसी। दिस इज बिकॉज द वैल्यू ऑफ अ करेंसी फॉल्स ड्यू टू इन्फ्लेशन। इफ समवन होल्ड्स करेंसी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलरली inflationary period, rising product cost will decrease the currency's purchasing power. वही repetition है. It means that if no interest is being earned on the currency, and the number of the goods which can be purchased by the same money would keep on decreasing with the inflation. This is called inflation tax. ठीक है. On growth पे क्या असर पड़ता है? Mild inflation is good for economy as it signals the producers to produce more. However, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तब रेट ऑफ सेविंग्स कम हो जाती हैं। इफ़ द इंटरेस्ट रेट इन टर्न सी अ राइज, द इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इन द कंट्री इज डैम्पन। मतलब जो इन्वेस्टमेंट का एक तरह से माहौल होता है, क्लाइमेट होता है, वो नीचे आ जाता है। फाइन, नेगेटिवली इम्पैक्ट हो जाता है प्रोडक्शन एंड सप्लाई में भी, ठीक है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन फाइनेंसेस में क्या फ़र्क पड़ता है वो जान लेते हैं। इन्फ्लेशन एंड सब्सिक्वेंट प्राइस राइज एडवर्सली अफेक्ट द वनरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, यानी जो बहुत नीचे लोग व्यक्ति हैं उनको भी बहुत हद तक प्रभाव देता ही देता है ये। इन ऑर्डर टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ दिस सेक्शन इट बिकम्स पार्टिनेंट ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट टू सब्सिडाइज गुड्स एंड सर्विस। उनके लिए फिर सब्सिडी वगैरह की व्यवस्था गवर्नमेंट करती है, जो वीकर सेक्शन है, जो फाइनेंशियली वीक है हमारी इंडिया में। दिस लीड्स टू ग्रेटर स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट ड्यू टू विच द fiscal deficit targets of the government may be compromised and the macroeconomic stability hampered in the long run. समझ गए? अब देखिए इसको कंट्रोल करने के लिए क्या गवर्नमेंट करती है वो जान लेते हैं। मेजर्स बाय द आरबीआई। आरबीआई क्या करती है? मॉनेटरी पॉलिसी पहला आ रहा है। इन टाइम्स ऑफ हाई इन्फ्लेशन आरबीआई गोज फॉर हायर पॉलिसी रेट्स विच इंक्लूड्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर यानी statutory liquidity ratio. High policy rates increase the cost of borrowing and limit the supply, availability and flow of money in the economy, thereby decreasing inflation. ये सारे चीज़ वो करती है यार, समझ गए होंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या हैं, इसमें क्या मेजर्स हैं? हायर पॉलिसी रेट्स में लीड टू स्लो डाउन इन इकोनॉमिक ग्रोथ, देयरफॉर ऑफन आरबीआई यूजेस
ओपन मार्केट ऑपरेशंस टू ड्रेन द इकोनॉमी ऑफ एक्सेस कैश, यानी एक्सेस कैश जो आ गया उसको ड्रेन आउट करने के लिए करती है। इन एन OMO यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन RBI बोरोज मनी फ्रॉम द बैंक्स एक्सचेंज फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। ऑन द अदर हैंड in the times of requirement RBI may also buy government securities to supply cash to the economy, ये सब करती है। मोरल सुएशन क्या है, RBI बैंकर्स बैंक है, कहा ही जाता है बैंकों का बैंक है। मे नर्ज द बैंक्स टू इंक्रीज देयर इंटरेस्ट रेट्स टू कंप्लाई विद द टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रेजिम टू कर्ब द एनिमल स्पिरिट्स इन द इकोनॉमी, क्रेडिट कंट्रोल करती है। देखिए RBI कैन डायरेक्ट बैंक्स टू इंक्रीज द लैंडिंग इन वन सेक्टर वाई डिक्रीजिंग लैंडिंग इन अनदर, एक सेक्टर में कहेगी बढ़ा दीजिए, दूसरे सेक्टर में कहेगी घटा दीजिए, ठीक है, लैंडिंग को। फॉर एग्जाम्पल इफ फूड इन्फ्लेशन इज राइजिंग देन द RBI कैन डायरेक्ट बैंक्स टू इंक्रीज लोन्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग प्राइसेस डाउन इन द मीडियम रन, ठीक है। मेजर्स बाय द गवर्नमेंट क्या है, फिजिकल मेजर्स में क्या करती है गवर्नमेंट वो जान लेते हैं। द गवर्नमेंट कैन ब्रिंग अबाउट प्राइस स्टेबिलिटी आइदर थ्रू इट्स स्पेंडिंग, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड और टैक्सेशन पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट में कट डाउन ऑन इट्स पब्लिक एक्सपेंडिचर इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, यानी अपना वो एक्सपेंडिचर कम कर देती है ताकि इन्फ्लेशन कम हो, और जो अवेलेबिलिटी है सरप्लस मनी को उसको भी कर्ब हो जाता है, एक तरह से रोकथाम लग जाती है। सिमिलरली द गवर्नमेंट में इंक्रीज टैक्स रेट्स लाइक पर्सनल इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स टू सक इन द एक्सेस लिक्विडिटी, जब मान लीजिए लिक्विडिटी बढ़ गई है इकॉनमी में तो फिर क्या करती है वो पर्सनल टैक्स रेट को बढ़ा देती है, कॉर्पोरेट टैक्स रेट को इंक्रीज कर देती है ताकि इस तरह के इन्फ्लेशन को, यानी वहाँ से मनी को सक आउट करना है तो फिर इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है। अब देखिए स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स बाय द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट रन्स एन एम्बिशियस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी एज अ रिजल्ट ऑफ विच it has been able to procure larger quantities of food grains while supporting prices of agricultural goods under the minimum MSP, सब जानते हैं, ठीक है। मेजरली these food grains are used to supply subsidized ration to the poor, सबको पता है कि subsidized राशन सबको मिलता है, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को मिलते हैं, ठीक है। और किसके तहत, अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, NFS जो एक्ट है उसके तहत। However, these food grains have been stocked by the Food Corporation of India, इसको कौन स्टॉक करके रखता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रखता है, with the intention that they could in future be partially offloaded in the open market when price rises, ठीक है, to keep the राइजिंग प्राइजेज ऑफ फूड ग्रेन्स इन चेक थे कि बैलेंस बना के चलती है, ओके। अब देखिए एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट थोड़ा सा जान लेते हैं। अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ऑफ 1955 का है, द गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर अ कमोडिटी टू बी एन एसेंशियल कमोडिटी एंड इंश्योर दैट इट इज़ सोल्ड एट अ रीजनेबल प्राइस। इसके तहत गवर्नमेंट कोई भी कम्युनिटी को क्या बता दे, एसेंशियल कमोडिटी के उसमें ला सकती है और उस पर कह सकती है कि इसको रीजनेबल प्राइस पे ही आप बेचेंगे। एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट ऑल्सो इम्पोजेज स्टॉक लिमिट्स ऑन एसेंशियल कमोडिटीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ओके फाइन। एक्सपोर्ट बैन कर देती है, ठीक है। गवर्नमेंट आल्सो गोज फॉर अ बैन ऑन द एक्सपोर्ट्स ऑफ फूड आइटम्स एंड कैलिब्रेशन ऑफ द क्वांटिटी प्राइजेज ऑफ द फूड आइटम एक्सपोर्टेड इफ सच गुड्स आर इन शॉर्ट सप्लाई इन द डोमेस्टिक मार्केट। समझ गए। डी होर्डिंग क्या होता है, जय होर्डिंग का उल्टा कर दीजिए। द गवर्नमेंट कैन डिटेन individuals who engage in activities such as holding, creating artificial scarcity of the essential commodities in the market and price rigging। देखिए अभी कुछ समय पहले जब वो कोरोना टाइम में नहीं नमक का जो है उसकी होर्डिंग करना शुरू, तो कम नमक के दाम बहुत बढ़ गए थे, तो इस तरह से इसकी होर्डिंग ना हो सके इसके लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें करती है, ठीक है। अब इसमें आते हैं मिसलेनियस कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। क्या क्या है, डिफ्लेशन आप जानते हैं, इन्फ्लेशन का उल्टा है डिफ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन क्या है, इट रिफर्स टू स्लो डाउन इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ इकॉनमी, इट मीन्स द ग्रोथ रेट ऑफ एन इकॉनमी हैज़ डिक्रीज्ड, ठीक है। एक है स्टैगफ्लेशन, क्या है, इट रिफर्स टू अ सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन इन्फ्लेशन विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और साथ साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा बढ़ रही है। इट हैपन्स व्हेन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री स्लो हो जाती है। द प्रॉब्लम विद स्टैगफ्लेशन इज दैट इट लीड्स टू पॉलिसी लॉग जैम इन द कंट्री। रिफ्लेशन जान लीजिए क्या है, इट रिफर्स टू द पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग फिजिकल स्टिमुलस बाय द कंट्री टू रिकवर फ्रॉम रिसेशन, ठीक है। रिफ्लेशन रिफर्स टू एन एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट। दिस मीन्स दैट द गवर्नमेंट इंक्रीजेज द मनी सप्लाई बढ़ा देती है गवर्नमेंट, लोअर्स द टैक्सेस लो कर देती है और अपना एक्सपेंडिचर भी बढ़ा देती है, ठीक है।
The lowering of the taxes leads to an increase in disposable income in the pockets of the citizen. Therefore they spend more, ज़्यादा वो फिर वो खर्च करते हैं लोग. Increases in demand, demand फिर बढ़ती है, and signal क्या होता है, इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस मोर. ठीक है. ओपन इन्फ्लेशन क्या होता है वो जान लेते हैं. इट रिफर्स टू राइज इन प्राइसेस इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी वेयर एन इंक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड लीड्स टू इंक्रीज इन जनरल लेवल ऑफ द प्राइसेस. ठीक है. increase in general level of the prices in economy. Open inflation happens in a free market economy में होता है ये. That is an economy in which the price of goods are not controlled by the government or any central authority. Therefore if the supply of goods remains the same, the prices increase when demand increase and decreases when the demand decreases. समझ गए. On the contrary, the prices are controlled in the suppressed or repressed economy. In such a situation क्या होता है, the government or central authority does not let the prices of the goods and services fluctuate in response to the demand. अब देखिए इसमें एक शब्द एक आ रहा है हेडलाइन इन्फ्लेशन, उसको जान लेते हैं. इट रिफर्स टू द इन्फ्लेशन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड इन द इकोनॉमी. हेडलाइन इन्फ्लेशन इज मेजर्ड इन इंडिया थ्रू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. ठीक है, CPI के थ्रू ही होता है ये. इट टेक्स इनटू अकाउंट अ रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कोर इन्फ्लेशन जान लीजिए क्या होता है. रिफर्स टू द non-food, non-energy inflation in the economy. It does not consider the changes in the food products and energy sources like crude oil. This is because the prices of goods and energy products are volatile, यानी कि उड़ते रहते हैं एक तरह से चेंज होते रहते हैं. The prices of goods food may increase or decrease in response to the extent of rainfall in the country. जैसे मान लीजिए वर्षा कम हुई तो उस हिसाब से फिर उन फूड आइटम्स के दाम बढ़ जाते हैं, सभी को पता है. सिमिलरली क्रूड ऑयल प्राइसेस में इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू जियो पॉलिटिकल सिचुएशन इन द सोर्स कंट्रीज. फॉर एग्जाम्पल अ वॉर इन द मिडिल ईस्ट माइट ट्रिगर अ राइज इन द क्रूड ऑयल प्राइस. कल मैंने डिस्कस किया था, मान लीजिए मिडिल ईस्ट में कोई वॉर चल रही होगी, वहीं से सारा के तेल का जो कच्चा तेल क्रूड ऑयल जो अभी फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है वो, तो क्रूड ऑयल लेते जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसके भी प्राइसेस बढ़ जाते हैं. तो इस प्रकार उसमें इन्फ्लेशन आ जाता है. ठीक है. बॉटल नेक इन्फ्लेशन क्या होता है. इट रिफर्स टू अ सिचुएशन वेयर द एग्रीगेट प्राइसेस इंक्रीज ड्यू टू फॉल इन सप्लाई. ठीक है. बॉटल नेक इन्फ्लेशन रिफर्स टू अ सिचुएशन इन द इकोनॉमी व्हेन द सप्लाई फॉल्स ड्रास्टिकली. यानी एकदम से बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है, सप्लाई फॉल हो जाती है. इफ़ द डिमांड रिमेन्स कॉन्स्टेंट दिस वुड लीड टू एन इंक्रीज इन प्राइसेस दस लीडिंग टू बॉटल नेक इन्फ्लेशन. अब देखिए इसमें बेस इफेक्ट जान लीजिए क्या होता है. It is an effect that takes place by choosing a different reference point for a comparison of two data sets that can have an impact on the result of the comparison. The choices of the basis point for comparison can have a huge impact on the ultimate result of comparison. ठीक है, comparison ही होता ही है. जैसे suppose that price index ऑफ जनवरी 2010 का कितना 110 है और जनवरी 2011 का 120 है. नाउ इन्फ्लेशन ऑफ जनवरी, तो इसमें माइनस कर दीजिए. तो कैसे इसमें निकालते हैं, सभी को पता है. 120 माइनस 110 अपॉन 110. तो ठीक है, तो इसमें कितना आ जाएगा, विच कम्स आउट टू बी 9.09. ठीक है. हाँ, 100 से भी तो कर ही रहे हैं ना. नाउ लेट अस कंपेयर विद द प्राइस इंडेक्स फॉर मार्च. तो इसी प्रकार क्या करते हैं, नाउ इन्फ्लेशन ऑफ मार्च का देखिए निकल के आ रहा है, विच कम्स आउट जैसे इसमें 210 लिया है, माइनस 200 अपॉन 200 इंटू 100 किया, 5% निकल के आ रहा है. नाउ वी सी इन द बोथ द केसेस द इंक्रीज इन द प्राइस इंडेक्स इज 10 बट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज डिफरेंट. दिस इज़ ड्यू टू द बेस इफेक्ट की वजह से ये हुआ है. ठीक है. इन्फ्लेशनरी गैप जान लीजिए क्या होता है. इन्फ्लेशन से इन्फ्लेशनरी गैप इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रियल जीडीपी एंड पोटेंशियल जीडीपी. रियल जीडीपी जो ओरिजिनली है वो पोटेंशियल जैसे प्रत्याशा एक तरह से जितना उम्मीद कर रहे होते हैं उसमें जो पोटेंशियल होता है उस तरह से होता है. ऑब्टेन्ड व्हेन द इकोनॉमी हैज़ फुल एम्प्लॉयमेंट. इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय एन इकोनॉमिस्ट नेम्ड J.M. कीन्स ने किया था. फॉर द inflationary gap to exist there must be a demand for goods and services that exceeds the production due to the factors such as increased trade activities, increased government expenditure, high level of overall employment. ये सारे factors हैं. ठीक है. The above factors may produce a situation where the real GDP exceeds the potential GDP causing the inflationary gap. यही हो जाता है.
For example, due to the rise in the government expenditure, the purchasing power of people increases. This create excess demand in the economy, resulting in inflationary gap. समझ गए? अब deflationary इसी का उल्टा कर दीजिए. When the potential GDP is higher than the real GDP, ठीक है? ठीक है, इसी का डिफरेंस डिफ्लेशनरी गैप कहलाता है. ठीक है, दैट दिस डिफ्लेशनरी गैप इंडिकेट्स द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन द इकॉनमी. यानी एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्सपांशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है. अब इसमें देखिए एक शब्द आता है फिलिप्स कर्व. ठीक है, इसको जान लेते हैं, फिर इसको एंड अप करते हैं, रैप अप करते हैं. ठीक है, फिलिप्स कर्व क्या है? फिलिप्स कर्व स्टेट्स दैट इन्फ्लेशन इन एंड क्या कह रहे हैं, इसमें एक रिलेशन बता रहे हैं, किसमें? इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में. तो फिलिप्स कर्व स्टेट्स दैट इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैव अ इनवर्स रिलेशनशिप, यानी उल्टा रिलेशनशिप है. इट वाज प्रोपाउंडेड बाय द विलियम फिलिप्स. ठीक है, इसीलिए इन्हीं के नाम पे फिलिप्स कर्व पड़ गया है. एज इन्फ्लेशन राइजेस, यानी जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेस, यानी कि जो बेरोजगारी है वो घटती है. यानी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो बेरोजगारी घटती है. दिस इनवर्स रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट कुड बी विजुअलाइज इन अ फॉर्म ऑफ कर्व एज शोन. इसमें क्या बता रहे हैं? एज यू कैन सी एक्स एक्सिस, इसमें एक्स एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट ले रहे हैं, एंड वाई एक्सिस जो सभी को पता है, एक्स एक्सिस वन वाई एक्सिस होती है जब वो ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो शोज द वाई एक्सिस क्या शो करिए? रेट ऑफ इन्फ्लेशन, और एक्स एक्सिस को हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट लिया है. एज इन्फ्लेशन इंक्रीजेज फ्रॉम 2 to 5% on the axis, the rate of unemployment decreases from 6 to 3% on y axis. यही बता रहे हैं. ठीक है, कोई भी आप कह सकते हैं, कोई भी फिगर आप ले सकते हैं. इसमें कोई ये नहीं कि इसमें 2 से 5 लिया है तो 2 से 5 ही होता, नहीं, आप कुछ भी फिगर ले सकते हैं. Hence there is a shift from point A to B. William Phillips also stated that point B is better situation than point A. ठीक है, the economy at point B is better than the economy at point A. However, in the long run, there is no ultimate relationship between the inflation and unemployment. This is because sustained inflation can lead to stagnation. ठीक है, causing loss of jobs. There could be a situation where inflation may cause lesser to the or no employment. ठीक है, कुछ कह रहे हैं कि एक रिलेशनशिप बता दिया कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता अनएम्प्लॉयमेंट घटती है, लेकिन इसको आगे लॉन्ग रन में क्या बता रहे हैं, इसका उल्टा भी हो सकता है. यानी इन्फ्लेशन जब बढ़ता है, यानी सस्टेन्ड, यानी कह सकते हैं कि मतलब कांस्टेंट है, तो ये स्टैग्नेशन पे आ जाएगा. और स्टैग्नेशन का मतलब क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट फिर क्या हो जाएगी? नहीं भी हो सकती है, यानी कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती है. ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ जाएगी एक तरह से ना, जब एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट ही बढ़ेगी. ठीक है, अब देखिए दिस थ्योरी वाज ट्रू टिल 1970 तक ये सही माना जा रहा था. बट इन 70s द यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएस ने क्या फेस किया? स्टैगफ्लेशन सिचुएशन को फेस किया. देन फिलिप्स कर्व थ्योरी, ये जो थ्योरी इन्होंने दी, इसको क्रिटिसाइज किया गया थ्रू आउट द वर्ल्ड. ठीक है, this forced the economists to reconsider the relationship of inflation and unemployment and find a solution for stagflation situations. ठीक है, फाइन. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये चैप्टर भी हमारा जितना इम्पोर्टेंट था हमने कवर कर लिया है. ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, खुशी मन से पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई अच्छी होगी. ठीक है, कल मिलते हैं.